नमस्ते भारत। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे साथ है संदीप चिनालिया जी, जो आते हैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज संगठन से। जो संगठन वाल्मीकि समाज के लिए तत्पर रूप से आगे सहयोगी बनकर आता है, और जब एक युवा के हाथ में संगठन की जिम्मेदारी आती है, एक समाज की जिम्मेदारी आती है, एक समाज को न्याय दिलाने और आगे लेके चलने की जिम्मेदारी जब एक युवा उठाता है, तो उस युवा से हमें बात करने का मौका मिलेगा संवाद के माध्यम से। हमारे आग्रह को स्वीकार करने के लिए संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और संवाद के लिए समय निकाला। तो संदीप जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि पृष्ठभूमि क्या है आपकी, कैसे आप समाज सेवा के क्षेत्र में आए, क्योंकि घर रोजगार सब लगे पड़े हैं कमाने में, और समाज के प्रति एक जज्बा चाहिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके लिए भी समय निकाला जाए। देखिए, मेरी उम्र लगभग रही होगी 13-14 साल की। उस 13-14 साल की उम्र में हमने महसूस किया, खास करके मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपने देखा होगा, आज तो है नहीं, लेकिन उस समय क्या होता था कि छुआछात बहुत ज्यादा होती थी। मैं सबसे पहले आपकी पृष्ठभूमि पे आऊंगा। आपका ग्रामीण क्षेत्र कहाँ से आप आते हैं? मेरा नाम संदीप चनालिया है, और मेरा जो गांव है ये भादराबाद के पास में अतमलपुर बोंगला गांव है, ठीक है, जो हरिद्वार जिले में है। कि वहां से मैं रहने वाला हूँ, और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, जो हमारी रिश्तेदारियां भी है वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही अधिकतर। तो जब हम उस समय मैं देखता था, जब हम रिश्तेदारियों में जाते थे, अपने गाँव के अंदर जाते थे, तो उस दौरान छुआछात बहुत ज्यादा होया करती थी। तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, लोग, मेरी एज 13 साल की थी लगभग, और आज मेरी लगभग 37 एज है। तो दौरान जब छुआछात होती तो मुझे महसूस होता था कि यार हमारे साथ छुआछात हो क्यों रही है, ऐसा क्यों है यार भाई, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमारे लोग शिक्षित भी है, हम लोग अच्छे कपड़े पहनते, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों से छुआछात होती थी। तो तब फिर क्या हुआ, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि हमारे गाँव के अंदर एक महिला है, शादीशुदा है, तो वो क्या है, रुड़की की रहने वाली है, शहर की रहने वाली है। तो जब हमारे गांव के अंदर आई है, शादी होने के बाद वो आई, तो लगभग प्रकट दिवस की बात है, भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की। तो उस दौरान वो अपने शहर की तारीफ कर रही थी कि भाई हमारे शहर के अंदर तो भगवान वाल्मीकि जो प्रकट दिवस है भव्य रूप से मनाया जाता है, और आपके यहाँ तो मनाते भी नहीं। हमने देखा वास्तव में यार मनाया भी नहीं जाता 13 साल की एज में। और मैंने देखा भाई हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे, उन्होंने कभी भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस गाँव के अंदर नहीं मनाया। तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, कुछ नया करते हैं हम लोग। छोटे छोटे से बच्चे से इकट्ठे हुए, उस टाइम 50-50 पैसे अठन्नी चलती थी, वो 50-50 पैसे हम लोगों ने इकट्ठा किए। उन्हें इकट्ठा करने के बाद में हमने कैलेंडर लिया दुकान से कैलेंडर लाने के बाद में गाय के गोबर से हमने एक मैदान पड़ा था मोहल्ले के अंदर, चौक था, उस चौक को लिपाई पुताई करी वहां से, और भगवान वाल्मीकि जी की तस्वीर रखकर अपने गाँव के अंदर सबसे पहली बार हमने भगवान वाल्मीकि पावन प्रकट दिवस मनाने का उस दौरान काम किया। उसके बाद धीरे धीरे कर सामाजिक चीजों में मेरी रुचि बढ़ती चली गई। तो जब रुचि बढ़ती चली गई, लगभग 2001 में सलेमपुर से और जवालापुर से कुछ लोग हमारे यहाँ आए। उन लोगों ने बताया कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, एक जो अपना जो वाल्मीकि समाज का सबसे बड़ा संगठन है, और उसकी जो स्थापना 24 मई 1964 का पंजाब के अंदर हुई। उस संगठन से मुझे जोड़ने का काम किया। उस संगठन में मुझको शाखा सचिव की जिम्मेदारी दी गई, भोंग लेकर शाखा सचिव की मुझे जिम्मेदारी दी गई। धीरे धीरे करके मैंने उस संगठन में आना जाना स्टार्ट किया। और मैं बता रहा था ना आपको कि भाई हमारे साथ छुआछात बहुत होती थी, गांव के अंदर लड़ाई झगड़े होते थे, तो जो उनकी बात को पुलिस के सामने रखने वाला आदमी नहीं होता था। तो मेरे अंदर एक मन में चीज थी कि भाई मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अपने समाज के लिए आवाज बन के खड़ा हूंगा मैं। तो मैं धीरे धीरे करके सामाजिक कार्यक्रम में जाने लगा। कहीं आसपास के जो झगड़े हुआ करते थे, तो जहाँ संगठन की आवश्यकता होती थी वहां संगठन के साथ में जाता था। सबसे पिछले पायदान पर बैठकर स्पीच भी सुनता था। तो इसी तरीके से समाज के अंदर आने जाने का मौका मिला, और धीरे धीरे करके मैं इस संगठन में इस तरह के रस गया हूँ कि अब तो ये हाल हो गया कि संगठन नहीं छोड़ सकता मैं, मरते दम तक भी। मतलब संगठन को सर्वोपरि संगठन सर्वोपरि। तो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज किस तरह के कार्य करता है? भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज जो हमारा है बना था, मुख्य रूप से बाबा साहब के 3 विचारधाराओं को लेकर बना था कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम लोग संगठन के माध्यम से शिक्षित तो हो रहे हैं, जानकारियां प्राप्त होती है, शिक्षित भी हो रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं, लेकिन संघर्ष, हम लोगों का जो संघर्ष है, संघर्ष हम एक ये समझ लीजिए आप कि जो सही रूप होना चाहिए था संगठन संघर्ष का, उस और नहीं रहा था। लेकिन भावादर्श ने सिखा के हमें संघर्ष किन चीजों के खिलाफ करना, हमें संघर्ष नशाखोरी के खिलाफ करना, हमें संघर्ष कुप्रथाओं के खिलाफ करना है। तो हमने जो हमारा जो संघर्ष है कुप्रथा नशाखोरी के खिलाफ है, समाज के अंदर जो फैली हुई है हमारे यहाँ से। अच्छा जी। तो उसके अलावा क्या संगठन
अपने कैंडिडेट भी चुनाव में उतारता है कहीं भी, जैसे आप बोल रहे हो ये पंजाब से चला है एक जी संगठन, जी। नहीं, हमारा जो सामाजिक संगठन है तो राजनीतिक संगठन नहीं वो है, धार्मिक कार्य धार्मिक करता है, कार्यक्रम करता है, सामाजिक कार्यक्रम करता अपने है, युवाओं को सही दिशा पे सही रखना, दिशा पे लेकर आना दिशा काम निर्देश करता है। दिखाना और भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस जैसे आयोजन करना। आयोजन करना नहीं, संगठन ने जो हमें बताया ना, संगठन ने हमें बताया कि जो भगवान वाल्मीकि जी हमारी आस्था है, हम्म लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारा रास्ता है। हम्म तो हमें भगवान वाल्मीकि जी को अपनी आस्था मानते हुए बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलना हमें संगठन सिखाता है। हम्म। तो संगठन मतलब एक ही धार्मिक संगठन है, धार्मिक और सामाजिक संगठन है, राजनीतिक रूप इसका कुछ नहीं, है नहीं। कुछ नहीं है इसमें। तो इसके अलावा राजनीतिक पृष्ठभूमि से, क्योंकि देखो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला 13 वर्ष की आयु में आपको लगा कि आपकी आवाज आगे पहुंचनी चाहिए, हम्म। तो धार्मिक संगठन से आवाज पहुंचना मैं नहीं समझता उतना पॉसिबल है। कितने संगठन में कितने युवा आपके साथ है यहाँ पे अभी? हमारा हरिद्वार जिले की अगर हम बात करें तो काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। भाई लक्सर में हमारी ब्रांच चल रही है, हमारा रुड़की में संगठन खड़ा है, हमारा लक्सर क्षेत्र मतलब पूरे हरिद्वार जिले में, देहरादून में भी है। तो अगर मान लिया वाल्मीकि समाज के किसी व्यक्ति के साथ कुछ हाँ, घटनाक्रम हो जाता है तो समाज खड़ा हो जाता है पूरा आगे? समाज आता है इकट्ठा होकर, बल्कि भावादस के अलावा जो हमारे सहयोगी संगठन है वो लोग भी जाते हैं। कौन कौन से सहयोगी संगठन? सहयोगी संगठन में मतलब जैसे आदि धर्म समाज है और अपने ट्रेड यूनियन है, और भी वाल्मीकि समाज के अंदर जो इतने भी संगठन है सब लोग एक हो गए। मान लो कोई बड़ा कुछ होता है, जैसे मनीषा बेटी थी हमारी हाथरस के अंदर जो घटना घटी थी वो, तो उस दौरान हमारे जितने भी सामाजिक संगठन है वाल्मीकि समाज के, सब लोगों ने इकट्ठा होकर एक बड़ा आंदोलन किया, जिसकी तरफ से मैं समझता हूँ उत्तराखंड के अंदर काफी बड़ा आंदोलन हुआ, ज्वालापुर के अंदर अंदर वो। तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें सभी समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बाकी ये कि भावादस जो हमारा सामाजिक संगठन है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है उसमें। तो राजनीतिक किसी संगठन से आप जुड़े हुए हैं? देखिए राजनीति तो मैं बताऊं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। माननीय रवि बहादुर जी के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन संगठन में कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम संगठन के भाई भाजपा को करते हैं सपोर्ट या कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, वो व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान है भाई, वो किसी पार्टी में जुड़ सकता है। व्यक्तिगत रूप से आप जुड़े हुए हाँ, हैं? व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ, संगठन किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। संगठन किसी राजनीतिक हाँ पार्टी, जी, संगठन का कुछ नहीं, वो आपका व्यक्तिगत मेरा फैसला है। व्यक्तिगत फैसला है। हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारी भाजपा में भी जुड़े हुए हैं और अपना भाई कुछ पदाधिकारी हमारे कांग्रेस में भी जुड़े हुए हैं। तो तो जो हम बात कर रहे थे छुआछूत वाली, वो तो सब बहुत पुरानी बातें हो गई। आज ये तो नया भारत है जी, अब इस नए भारत में वो सब चीजें तो अब है नहीं, तो वो सब चीजें नहीं है, तो अब जैसे सरकार की योजनाएं हैं, जी, तो मैं उस पे आता हूँ कि आपका जुड़ाव कांग्रेस के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है, जी। तो जो सरकार की नीतियां हैं आपके समाज को लेके, तो क्या वो आपके समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है? देखिए जो सरकार की जो नीति रही, जहां तक मैं समझ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के जो हक अधिकार है उनका हनन इस पार्टी के अंदर ज्यादा हो रहा है। अभी तो बहुत बड़े उसमें भगवान वाल्मीकि के आयोजन में भी बहुत सारे नेताओं को, मंत्रियों को देखा गया, मंदिरों की सफाई, ये सब आपके यहाँ नहीं हुआ? देखिए मंदिरों की सफाई करना से वाल्मीकि समाज का भला नहीं होने वाला, या अपने हाथ में झाड़ू लेकर वाल्मीकि समाज का भला नहीं होने का। अगर वास्तव में आप वाल्मीकि समाज के सच्चे हितैषी है ना, तो जो हमारे सफाई कर्मचारी है जो, आप उनको परमानेंट करने का काम कीजिए। और जो परमानेंट नहीं हो सकते कुछ जगह पे, हमने माना कि ठेकेदारी के अंदर चलिए, उनकी सैलरी कम से कम 30,000 रुपए कीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारी माताएं बहनें जो सफाई का काम करते हैं, खास करके नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के अंदर, आप ये बताइए कि वो सुबह 6 बजे उठकर जब सड़क पे झाड़ू लगाने के लिए चले जाएगी, उसके बच्चे को कौन पढ़ाएगा? और जो सैलरी आज उनको मिल रही है 15,000 रुपये सैलरी है, लेकिन क्या 15,000 रुपये में वो बच्चे की फीस भी दे पाएगा, वो अपना मेडिकल भी कर पाएगा? क्योंकि मेडिकल सुविधा मिलती ना हमारे यहाँ से। बड़े दुर्भाग्य की बात है ये। अगर वो क्या कहाँ से खर्चा पूरा कर पाएगा? क्योंकि वो क्या होता है ना, जो हमारे जो बच्चे हैं भाई जो शिक्षा से दूर रहते हैं, शिक्षा से दूर इसलिए रहते हैं भाई उनके मम्मी पापा के पास समय नहीं होता, ना इतनी उनके पास बेचारे के पास सैलरी होती है। हमारा मानना ये सरकार से कि अगर आपको इनका कुछ करना ही है तो जो सफाई कर्मचारी वर्ग के जो बच्चे हैं उन बच्चों का फ्री में एडमिशन कराइए ना प्राइवेट स्कूल के अंदर। सरकारी स्कूल की स्थिति तो आपने देखा ही है क्या स्थिति है। या तो सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी कर दी जाए भाई, आप जो जितने भी बड़े नेता है अपने सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाइए ना, फिर उसी स्कूल में सफाई कर्मचारी का बच्चा भी जाएगा। तो जब वो बच्चा स्कूल में जाएगा, सरकारी स्कूल में जाएगा, वहां से शिक्षा ग्रहण करेगा तो ये रहेगा ना कि भाई उसके मम्मी पापा जो सफाई का काम करते हैं कम से कम वो तो आगे बढ़ेगा बेचारा। सही बात है। दूसरा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको
कि हमारा मैनुअल स्क्वेंजर्स का 2018 में एक सर्वे किया गया था, हम्म, जिसमें मैं भी मॉनिटरिंग कमेटी मेंबर रहा हूँ समाज कल्याण विभाग में। तो उस दौरान हमने सर्वे किया जिसमें लगभग 2800 मैनुअल स्क्वेंजर्स सफाई ये बोलते हैं मैनुअल स्क्वेंजर्स चिन्हित किया हमने। ठीक है। मैनुअल स्क्वेंजर का मतलब हो गया हाथ से मैला उठाने वाले लोग। ओ, तो जो पहला हमारे यहाँ एक प्रथा थी कि भाई हाथ से मैला उठाते थे, मैला प्रथा तो हो चुका, हाँ, तो बहुत दिन पहले खंडन हो चुका। उसका खंडन तो हो चुका, लेकिन मैला प्रथा आज भी है। क्या बात कर। हाँ बिल्कुल। अभी आप ये बताइए, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर जो मल त्याग करते हैं, वो मल कहाँ गिरता है? ट्रेन की पटरी पे। उसका सफाई कौन करता है? मैनुअल तो सफाई होती नहीं, है अब वो। ट्रेन की पटरी पे नहीं गिरता है, अब तो वो भी बात पुरानी हो नहीं गई पुरानी नहीं, अभी भी गिरता है भाई अच्छा। साहब, अभी भी गिरता है। तो वो मल कौन उठा रहे? वो उठा रहे जिन जगह मशीनें नहीं जाती। हम्म, हमने मान लिया चलो अभी टैंक बना दिया, लेकिन जिन जगह मशीनें नहीं जा रही तो आज भी लोग हाथ से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन ने उसको ओडीएफ करके भेज दिया। अच्छा। हाँ, और ऊपर कागजों में ही। जबकि अगर उनका ये था भाई, उन्हें एक सर्वे करना चाहिए था, ग्रामीण क्षेत्रों में आकर जानकारी लेनी चाहिए थी भाई यहाँ कोई मैनुअल स्क्वेंजर्स का काम करता है या नहीं करता, लेकिन कोई जानकारी नहीं। ओडीएफ घोषित कर दे कि भाई हरिद्वार जिले के अंदर कोई भी महिला कर्मी नहीं है। ये तो फिर गलत है, तो इसके खिलाफ तो आपको आवाज उठानी इसके चाहिए। खिलाफ हमारा सफाई कर्मचारी आंदोलन जो दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं उसमें। तो जो सफाई कर्मचारी नगर पालिका और इन नगर पालिका जो ये होते हैं सामुदायिक शौचालय, हम्म। इनमें जो सफाई कर्मचारी रहते हैं इनको सैलरी मिलती है। नगर पालिकाओं में तो मिलते, लेकिन ये जो सुलभ शौचालय जो होते हाँ, हैं, सुलभ शौचालय। सुलभ शौचालय में सैलरी मिलती, किसी को 5,000, किसी को 8,000 रुपये सैलरी देते हो, पूरा पूरा दिन बैठते हैं वहां सफाई करते हैं बस। हम्म, आप बताइए ना, 5-7 हजार रुपये में क्या किसी आदमी का भला होगा बेचारे का? कैसे वो अपने बच्चे पढ़ा लिखा देगा? नहीं, आज के समय में 10-15 हजार में भला करना तो बड़ा मुश्किल का बड़ा काम, मुश्किल हो रहा है ना। बड़ा मुश्किल का काम है। तो अभी सरकार से आपको क्या लगता है, आपको क्या सुविधाएं और मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं अभी नहीं पहुंच रही है? एक सरकारी स्कूलों का, वो तो सबका ही है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बड़ी दयनीय है, कि सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ा के कोई लाभ है भी नहीं। बिल्कुल। हाँ, देखिए, जैसा कि मैंने बताया ना कि अगर वास्तव में सरकार वाल्मीकि समाज की हितैषी चाहती है या हितैषी है, उनका भला करना चाहती है, तो एक तो जो सफाई कर्मचारी के जो बच्चे हैं उनका प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क एडमिशन होना चाहिए, बल्कि उनकी वर्दी का पैसा मिलना चाहिए उनको, और भाई किताबों का खर्चा मिलना चाहिए, क्योंकि जो 15,000 रुपये दे रही है ना सरकार, उसमें समाज के जो लोग हैं वो अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे, पढ़ा कहाँ लेंगे? अगर एक सर्वे कराया जाए हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चों का, ये लगा लीजिए कि 7वीं 8वीं तक तो पढ़ लेता है, 10वीं के बाद उसके बेचारे विकेट गिर जाते हैं। कारण क्या है कि आज आपको पता है आज के समय में बिना ट्यूशन के पढ़ाई होती नहीं, और हमारे जो समाज के जो सफाई कर्मचारी वर्ग के जो लोग हैं वो स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, तो ट्यूशन की फीस कहाँ दे देंगे? मेरे मोहल्ले में ही एक परिवार ऐसा है जिसकी बेटी है लगभग मेरे ख्याल से शायद 7th या 8th क्लास में है, वो बेचारी 2 साल से बैठी है घर पे। उसका कारण ये है कि हमारा प्राइवेट स्कूल है, उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि उसके पिताजी दे नहीं पाए, जब वो फीस नहीं दे पाए तो उसकी टीसी भी नहीं काट कर दे रहे। 2 साल से बेटी घर बैठी है, और हाँ जी, और हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ से चला गया नारा? प्राइवेट स्कूलों पर कोई मतलब शिकंजा ही नहीं है किसी भी तरीके का। प्राइवेट स्कूलों की स्थिति थोड़ी सरकार को मेरा मानना है कि सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ बदलाव लाना चाहिए शिक्षा नीति में। भाई जो गरीब तबके का जो बच्चा है उसकी शिक्षा फ्री होनी चाहिए, जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तभी तो काम कर पाएगा। दूसरा, अगर मैं बात करूँ आप सिडकुल की, सिडकुल के अंदर जो स्थानीय लोग हैं रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ सिडकुल बना हुआ है, हमारे लोग बेरोजगार घूम रहे, पढ़े लिखे युवा भी। तो रोजगार किसको मिल रहा है? भाई जो बाहर के लोग आ रहे हैं उन्हें मिलना, जो फैक्ट्री के अंदर कंपनी के अंदर जो उनके जो रिश्तेदार है अपने रिश्तेदारों को लाकर अच्छी पोस्ट देते हैं, हमारे लोग आज फिर भी बेचारे बेरोजगार घूमते हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो हमारे यहाँ से यही आ रखी है ना, रोजगार की। अगर रोजगार रहेगा तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेगा, जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ा लेगा? कुछ नहीं पढ़ा सकता बच्चों को। तो जैसे हम बात करते हैं, सरकार बात करती है सामान, अब तो उत्तराखंड में वैसे भी समान नागरिक संहिता लागू है, तो अब तो बहुत चीजें सामान हो जानी चाहिए जब नागरिक संहिता भी लागू हो गई। और आप सरकार से, आप आपके पास संगठन भी है, आपने सरकार से बात भी करनी चाहिए इस विषय में। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज के समय में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो अब यहाँ ना तो छुआछूत है ना छोटा बड़ा है, अब सब बराबर है। और उत्तराखंड तो पहला राज्य बना है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू हुई है। देखिए, छुआछूत की आप बात करें, मैं आपको बता दूं, हम जो इस क्षेत्र के अंदर वास्तव में स्वर्ग के अंदर रह रहे हैं,
हमारे यहाँ जो स्वर्ण समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं दलित समाज का सपोर्ट करते हैं, और खास करके मैं तो कहूँगा हमारे गांव के लोग तो बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ से भगवान वाल्मीकि जी मंदिर का निर्माण हो रहा, जहाँ से हमारे स्वर्ण समाज के लोगों ने हमारे ठाकुर वीर प्रताप चौहान जी है, जिन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये मंदिर चाहे आप 2 मंजिल बनाए चाहे 3 मंजिल बनाए, इसके अंदर जितनी भी ईंटें लगेगी सारी ईंटें मैं दूंगा। और हमारे गांव के जो लोग हैं स्वर्ण समाज के, चौहान समाज के हैं, तो वो काफी बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं मंदिर के लिए। ये आपका वाला क्षेत्र तो बड़ा शांत हमारे क्षेत्र यहाँ है, तो बहुत अच्छा क्षेत्र है, लेकिन अगर हम रोड की पार कर जाए, अभी जैसे कि पिछले दौरान कावड़ मेला के अंदर कुछ सफाई कर्मचारी शंकर जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे, पानी पीने के लिए जा रहे थे, तो वहां के पुजारी ने रोक दिया, जबकि पुरका जी हमारे यहाँ से कितनी दूर है, उनको रोक दिया था 3-4 साल पहले। अच्छा। हाँ जी, सफाई कर्मचारी को भाई तुम पानी नहीं पियोगे यहाँ से, तो ऐसा नहीं कह सकते, छुआछूत खत्म होगी। मैं कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के अंदर हम लोग वास्तव में स्वर्ग में बैठे हैं। कोई कहता है स्वर्ग कहाँ है, मैं तो मानूंगा ये स्वर्ग है, क्योंकि हमारा छुआछूत नहीं है। लेकिन अगर हम रोड की ही पार कर जाए, आप छुआछूत वहां से देखने स्टार्ट हो जाएगा रोड की पार करते ही। अच्छा जी बिल्कुल। हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र है, और यहाँ तो वैसे भी सब समरसता की भावना के साथ एक साथ सब मिलजुल के रहते हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और बाकी और बताइए, आप युवाओं के लिए कुछ संदेश दीजिए। बिल्कुल, मेरा तो कहना युवाओं से सभी से ही है, युवाओं से क्या, अपनी माताएं बहनों से भी, क्योंकि देखो युवाओं से पहले जो हमारी जो माताएं और बहनें हैं, सही मैसेज तो उन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी तब तक मैं समझ रहा हूँ इस समाज का, खास करके वाल्मीकि समाज का भला नहीं होने वाला। वो बेचारा वही सफाई कर्मचारी, हमारे दादा भी सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर है, हमारे पिताजी भी सफाई कर्मचारी, और हम भी शायद सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर मर जाएंगे, और हमारे जो आने वाली पीढ़ी की उनके लिए भी एक यही काम रहेगा सफाई का ही, अगर वो लोग शिक्षित नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो हम यही निवेदन करते हैं सभी से कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, और बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र है उनमें उनके बच्चे के अंदर डालिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में भी कलम है, उन्होंने भी एक कलम से संदेश दे रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को पहले पढ़ाइए, और बाकी काम बात है। बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, तो और फिर बाबा साहब का भी यही रहा है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा बाबा साहब ने तो कहा ही ना कि भाई शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दहाड़ भी रहे हमारे लोग, भाई जो शिक्षित होकर बड़ी अच्छी पोस्ट पर चले वो दहाड़ ही रहे हैं लोग। शिक्षा का समाज के अंदर, और वाल्मीकि समाज के लिए, हर समाज के लिए अगर शिक्षा एक अपना अलग महत्व रखती है। बिल्कुल, शिक्षा हर समाज के लिए जरूरी है। शिक्षा वो आईना है जिसमें आपको स्पष्ट रूप से नजर आता है, और शिक्षा सबका अधिकार है, समान अधिकार है, शिक्षा कोई भी प्राप्त कर सकता है। और बाकी रही योजनाओं की बात, योजनाएं जो सरकार जो लाती है वो तो धरातल पर तो उतरती है योजनाएं, और ये ठीक है। कुछ व्यवस्थाएं सरकारी स्कूलों की थोड़ी खराब है, पर ऐसा भी नहीं है, सरकारी स्कूलों से पढ़ के भी IPS IAS निकलते भी हैं, ये भी एक फैक्ट है। पर जो चीज जब आप सरकार का, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाज के लिए चाहते हैं, तो आपका हक है वो चीजें मांगना, सरकार से उस चीजों की मांग करना आपका हक है। क्योंकि आप जब ये सब चीजों की मांग करते हैं तो आप सरकार से एक समाज के लिए मांगते हैं, तो जब आप समाज के प्रहरी बनते हैं तो आप समाज के लिए ये मांगना आपका बनता है। बाकी और सरकार के साथ आपका कुछ मतभेद तो नहीं है? देखिए मतभेद तो क्या मतभेद है, जब हमारी जो सरकारें हैं भाई जो समाज का भलाई नहीं करी, तो कैसे हम उनके बारे में अच्छा सोच लेंगे। सरकारों को सोचना चाहिए कि सफाई कर्मचारियों की पीड़ा है क्या, वाल्मीकि समाज की पीड़ा है क्या। अभी आप देखेंगे कि परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के बारे में कोई भी आएगा नत्थु कह रहा आएगा और उनके बारे में गलत टिप्पणियां कर देगा। हाँ, गलत टिप्पणी से मुझे याद आया, अभी 3-4 दिन पहले का एक आंदोलन था जी, किसी पोस्ट के माध्यम से भगवान वाल्मीकि के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, तो उस पे आप बात करना चाहें तो? देखिए जो उस महिला ने, उर्मिला सनावर है, उस महिला ने जो परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जो बारे में अभद्र टिप्पणी की है, बहुत गलत तरीके से की है। और मैं तो समझता हूँ कि सरकार को और ऐसा कानून लाना चाहिए कि ऐसे लोगों को सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। अपने व्यक्तिगत किसी भी लड़ाई के बीच में हाँ इस तरह की टिप्पणी करना ये निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। और वो भी ऐसे परमात्मा के बारे में टिप्पणी करी जिन्होंने रामायण के अंदर कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने माता सीता को आश्रय दिया, तो महिलाओं के लिए जितना उन्होंने किया, अपनी बेटी की तरह रखा आश्रम में उन्होंने, सही बात है, जितना महिलाओं के लिए परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर किया है, उतना तो मैं समझता हूँ किसी ने नहीं किया। और एक महिला
खुद परमपिता परमात्मा के ऊपर ऐसे आरोप लगा रही है, ऐसे गलत टिप्पणियां कर रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर रखा, भाई परमपिता परमात्मा अलग है और जो डाकू रत्नाकर है वो अलग है। लेकिन ये वही मनगढ़ंत कहानी, जो कथित कहानियां हैं वही गढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जिसके लिए हमने बादराबाद थाना के अंदर मुकदमा दर्ज करा भी चुके हैं। बिल्कुल, बहुत सही है। देखिए क्या है कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करना तो बिल्कुल गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। बाकी बहुत अच्छा आपके साथ लगा, एक समाज के प्रति जो सोच के हमने आपको बुलाया था कि समाज का, क्योंकि हम संवाद के माध्यम से समाज के जो समाज सेवा में लिप्त व्यक्ति हैं उन सबको हम यहाँ बुलाते हैं, जो अपने अपने समाज के लिए कार्य करते हैं, चाहे ब्राह्मण समाज से हो चाहे किसी भी समाज। उसी कड़ी में हमने आपको बुलाया कि समाज जनता के बीच में जाना चाहिए कि समाज को जो लेके आगे बढ़ रहा है युवा, उसकी सोच कैसी है समाज को लेके। और आप बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, और आपकी जो जायज मांगे हैं वो सरकार से जरूर मानी जानी चाहिए, क्योंकि आपका अधिकार है और सबका अधिकार है, सरकार सबकी है। सरकार कोई भी हो, किसी की हो, जो शासन में है वो सबकी सरकार है, वो आखिरी पायदान पे बैठे व्यक्ति की सरकार है। तो इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं कि समाज में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं संवाद के माध्यम से उसे आप तक लाने का, ताकि संवाद जारी रह सके और अच्छी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिल सके। तो इसी क्रम में अगले संवाद में मिलते हैं किसी एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्ते भारत।